नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के, और साथ ही नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल में बहुत तेज गिरावट आई है। 2 दिन में 8% क्रूड के दाम गिर गए हैं। 73 के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड, जो कि 6 हफ्ते का निचला स्तर है ब्रेंट का। इसके अलावा MCX पर भी बहुत तेज गिरावट आई है, 5700 रुपए के करीब भाव पहुंच चुका है। इसके पीछे की वजह 2-3 बड़ी वजह जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ी है। पहली बड़ी वजह यह कि अमेरिका में बैंकिंग संकट बढ़ने की आशंका दिख रही है। उसका बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा है, क्योंकि बाजार को लगता है कि अगर ये संकट गहराता है, बढ़ता है, तो डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी बड़ी वजह चाइना, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं वो कमजोर आए हैं, लिहाजा वहां पर भी डिमांड घटने की आशंका है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि आज अमेरिका में ब्याज दरों पर फैसला आएगा और मार्केट को लगता है कि ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो ये कच्चे तेल के लिए निगेटिव होगा। तो ये 2-3 बड़ी वजह है जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये जो वजह अभी आप देख रहे हैं, क्या इसके दम पर कच्चे तेल में और गिरावट बढ़ेगी, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बताने के लिए हमारे साथ तनेजा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या क्रूड में तेज़ी वाली बात अभी खत्म हो गई है और क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए, पहले तो हमको ये ध्यान देना होगा कि जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा है कि जो चाइना में जिस तरह की उम्मीद थी कि वहां पर रिकवरी हो जाएगी और तेल की डिमांड बढ़ेगी, वो बढ़ी नहीं है। हालांकि वो 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी आ गई है, लेकिन उससे जो मार्केट अभी भी मान के चल रहा है कि अभी चाइना को समय लगने वाला है। दूसरी तरफ तेल बाजार ये मान रहा है कि अमेरिका में फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर के जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके लिए तेल के हिसाब से वो अच्छी खबर नहीं मानी जा रही है। और तीसरा जो है, जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है वो बरकरार है। हमको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि जो तेल की कीमत है जो आज जो है वो भी इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रीमियम जो है ये चाइना प्रीमियम है, अभी तक हल्का सा कोविड प्रीमियम है, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। उसकी वजह से जो कीमतें 80 के आसपास घूम रही हैं, या आज जो है वो थोड़ा सा $8 नीचे गई हैं। अगर आप खाली डिमांड सप्लाई के चले, डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल चले, जियोपॉलिटिक्स को बाहर कर दें, चाइना को बाहर कर दें, तो तेल की कीमत $60 पर बैरल से ऊपर होनी नहीं चाहिए अगर डिमांड सप्लाई पे चले। लेकिन जो ऊपर कीमत 80 पे घूम रही है, 85 पे घूम रही है, इसका मुख्य कारण जो और सारे फैक्टर है, जो लगभग $20 से $25 का उसका प्रीमियम है। अच्छा। तो जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है उस प्रीमियम पे होता है। और मेरा ये मानना है कि जो 80 से लेके $90 का जो बैंड है वही चलेगा। ये कीमत नीचे आई है, ये वापस जाएगी, क्योंकि ओपेक इंटरवीन करेगा, मार्केट मैनिपुलेट करेगा, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो मैनिपुलेट करेंगे, ये कीमत वापस उसको $80 पे लेके जाएंगे। और इसका डिमांड एंड सप्लाई से फंडामेंटल से बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं होगा, ताल्लुक मैनिपुलेशन का होगा, ताल्लुक जो होगा ओपेक रशिया का फैक्टर का होगा, ताल्लुक जो है और जियोपॉलिटिकल फैक्टर होंगे। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तो $60 पे बिल्कुल बाजार आके टिक जाना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है 60 पर ही जा रहा है। ये कीमत घटी जरूर है, लेकिन ये वापस $80 पे पहुंचेगी। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन तनेजा जी, जो चिंता मार्केट को इस वक्त सता रही है वो ये कि अब अमेरिका में देखिए बैंकों का संकट बढ़ने की आशंका बार बार दिख रही है। वहाँ के रीजनल बैंकों के शेयर तो 15 से 30% टूट गए एक ही दिन में। तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 बड़े कंज्यूमर इस वक्त दुनिया के, अमेरिका और चीन, और यहाँ पर अगर डिमांड में रिकवरी नहीं होती है, या मान लीजिए डिमांड और घट जाती है, अगर अमेरिका में मंदी आ जाती है, डिमांड घट जाती है, तब क्या ओपेक कंट्रोल कर पाएगा क्या यूएस की डिमांड को? नहीं, देखिए, आपने देखा था पिछले दिनों ओपेक ने जो फैसला लिया उसके बावजूद कीमतें नीचे गई है ना। और तो इसलिए ओपेक की भी मैनिपुलेशन करने की, या एक कार्टेल का जो अपने तरीका काम करने का होता है मैनूवर करने की, वो भी उसकी एक लिमिट है। हमने देखा कि अमेरिका जैसा जो सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, अगर वहां का बैंकिंग संकट, आर्थिक संकट गहराता है, और उसके अमेरिका का गहराएगा तो जाहिर है कि पश्चिम यूरोप का भी गहराएगा, जापान का भी गहराएगा, ऑस्ट्रेलिया का भी गहराएगा। विकसित अर्थव्यवस्था सारी जो होंगी, डॉलर जो है उस पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका और चीन जो दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता है,
अगर वहां पे जो है मार्केट उसको लेकर के जो है घबराता है, और जो तो तीसरा बाजार भारत है, भारत में रिकवरी हो रही है, लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट नहीं हो रही जितना कि तेल का बाजार चाहता है। तो भारत को लेकर के संतुष्ट है लेकिन खुश नहीं है, और चीन और अमेरिका को लेकर के बाजार बहुत ही ज्यादा परेशान है, एंशियस है। तो ऐसे हालात में अगर कीमत नीचे जा रही है तो समझ में आता है, और ओपेक की एक सीमा होगी कि उसको वापस $80 पर लेके जाएं, लेकिन कोशिश होगी कि ओपेक $80, लेकिन यह है कि वो कितना उसमें कामयाब होगा, कितना समय लगेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है, मेरा मानना है जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो $80 के आसपास ओपेक, नॉन ओपेक, जियोपॉलिटिकल फैक्टर और जो मैनिपुलेटर्स बाजार में होते हैं, सब मिलाकर $80 को वापस ले जाने में सफल हो सकते हैं। अगर हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारा प्रीमियम है। जैसे मैंने कहा, डिमांड सप्लाई पे तो $60 से ऊपर होनी नहीं चाहिए कीमत। ये मैनिपुलेशन है, कितना इसमें जो लोग साथ देते हैं, कितना अमेरिका के मैनिपुलेटर, अमेरिका की वो सब देते हैं, और सऊदी अरब, रूस जो तेल के 2 बड़े उत्पादक हैं, वो अपनी नीतियों में कितना कामयाब होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर हैं। अच्छा, एक बात सर और कि हम जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, उसके ऊपर अभी क्या इम्पैक्ट होने वाला है? हमारा इंपोर्ट तो जाहिर तौर पर अगर दाम गिर रहे हैं तो सस्ता होगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया के एनर्जी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरे मामले का? देखिए, हम तो तेल के नेट इंपोर्टर हैं। आज की तारीख में हम लगभग 87% आयात कर रहे हैं। तो उसमें अगर तेल के दाम गिरते हैं तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन हम ये भी साथ में नहीं चाहते कि तेल के दाम इतने नीचे आ जाएं कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहां की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ जाए। वहां पे लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि या जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाए, उसका भी हमारे जो तमाम ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा। तो भारत के लिए, भारत की कुछ, लेकिन भारतीय उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी खबर अगर तेल कम होता है। और आज की तारीख में जो इंडियन बास्केट है, वो आज की तारीख में इंडियन बास्केट जो है वो आप अंदाज लगा के चलिए कि लगभग $70 के आसपास पहुंच चुकी है, $70। और जो रूसी तेल है उसको हम लेकर के चलते हैं तो 60 से नीचे पहुंच चुका है। अच्छा, तो ये भारत के लिए, हाँ, तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन हमको टोटल देखना पड़ता है। जब हम टोटलिटी में उठा के देखते हैं, अगर ये 3-4 महीने ऐसे रहता है तो हमारे लिए अच्छी खबर है, हमारे देश के लिए अच्छी खबर है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मध्य पूर्व के देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जल्दी रिकवर करनी चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करनी चाहिए, ग्लोबल डिमांड रिकवर करनी चाहिए। अच्छा, इसकी भी हमको जरूरत है। ओके, एक सवाल तनेजा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना कि ये सवाल पता नहीं अभी के माहौल में कितना जायज सवाल है, लेकिन फिर भी मैं पूछने की हिम्मत आपसे कर रहा हूँ कि जब 2008 की मंदी आई थी तो उस वक्त, मतलब उससे पहले क्रूड का भाव $147 जो कि ऑल टाइम हाई था, वहाँ पर पहुँचा था, और उस वक्त जो है $200 क्रूड जाने की बात होने लगी थी। लेकिन उसके बाद जब मंदी आई यूएस की, और ये मंदी बाद में गहराई दुनिया के बाकी देशों में, तो ये भाव $30 तक आ गया था। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2008 वाली बात इस बार है नहीं। फिर भी इस आशंका को देखते हुए क्या उस तरफ कुछ इशारा आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छा रिकवर कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था परेशानी में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही दक्षिण में जा रही है। चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल जरूर है, लेकिन ये माना जा रहा है समय लगेगा, लेकिन वो रिकवर कर जाएगी। और यूक्रेन की सिचुएशन को ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई हल जल्दी मिलेगा। तो ये देखते हुए मुझे लगता नहीं। और दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स की कितनी भी बात हो जाए, अभी तेल विकल्प आने वाले 10-15 साल नहीं है। और दूसरी तरफ जो है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाएगी कि भाई तेल जो है, इतना जरूर है कि $80 और $80-90 के आसपास रहेगा आने वाले 6 महीने में। एवरेज जो है वो $80 के आसपास। 6 महीने के बाद तेल की कीमत थोड़ी ऊपर जा सकती है। और एक चीज ध्यान करिए, अगर भारत जो है और चीन और टर्की ये अगर रूसी तेल आयात नहीं करते तो आज तेल की कीमत जो है वो जितनी है उससे $20 ज्यादा होती। अगर तेल सस्ता है, उसकी मुख्य वजह यह है कि भारत, चीन और टर्की और इवन पाकिस्तान ये रूस से तेल मंगा रहे हैं जो सस्ता है। तो इसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम इस फैक्टर को, जो रशियन डिस्काउंट को माइनस करके देखते हैं, हटा दें एक तरफ, तो जाहिर है तेल की कीमत ज्यादा होती है आज। अच्छा, एक छोटा सवाल और, एक छोटा सवाल सर आपसे और, तो क्या 80 के नीचे नहीं टिकेगा क्रूड ब्रेंट का भाव? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। $80 बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। 80 के नीचे जाता है तो रशिया प्रोडक्शन कट करेगा, ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा, और कुल मिलाकर के जो जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनको लेके जो बाजार में तनाव होता है उसको एम्पलीफाई कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा। तो $80 से नीचे, और गल्फ कंट्रीज जो है उन्होंने क्लियर कहा है कि उनको $80 चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में। अगर उनकी अर्थव्यवस्था 80 से नीचे होता है तो सऊदी अरब, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इराक,
इन सब की अर्थव्यवस्था परेशानी में आएगी। और अच्छा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारत के 1 करोड़ लोग काम करते हैं, इससे रेमिटेंसेज आते हैं, उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अच्छा, तो बहुत खुश मत होइए, 80 के नीचे ब्रेंट का भाव, क्रूड का भाव नहीं टिकेगा, ये बात तनेजा जी कह रहे हैं और उसके पीछे पर्याप्त तर्क दे रहे हैं कि 80 के नीचे आने के बाद किस तरह से जो ओपेक हैं और जो बाकी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएंगे भाव को 80 तक ले जाने के लिए। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कच्चा तेल नीचे आया है तो और गिरावट बढ़ जाएगी अमेरिका वाली खबर से, चाइना वाली खबर से, तो उस संभावना को फिलहाल नरेंद्र तनेजा जी खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट की उम्मीद आप ना रखें। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल के बाद अब हम बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की बात, वैसे तो प्राइस ऊपर गया, भी कल भी गया, आज भी मार्केट ऊपर गया, अभी भी ऊपर है 100 रुपए के आसपास। आज फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर, उस पर मार्केट की नज़र है। लेकिन गोल्ड को लेकर लगातार चर्चा ये हो रही है कि दुनिया भर के जो बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो इस वक्त गोल्ड पर बहुत बुलिश हैं, उनकी बाइंग लगातार गोल्ड में बढ़ रही है। और यही है वजह है कि आप देखिए कि मार्च के महीने में चीन ने करीब करीब 18 टन गोल्ड खरीदा है, चीन के सेंट्रल बैंक ने। सिंगापुर ने 17 टन गोल्ड की खरीद की है। भारत ने भी करीब करीब 4 टन गोल्ड खरीदा है। चेक गणराज्य ने 2 टन। तो मतलब कुल मिलाकर ये अच्छी बाइंग हो रही है। और इस साल के शुरुआती 2 महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में करीब करीब 125 टन गोल्ड की खरीद सेंट्रल बैंकों की तरफ से हुई थी, जो कि 13 साल में सबसे ज्यादा। 2022 में 1136 टन गोल्ड ऐड किया सेंट्रल बैंकों ने, जो 55 साल में सबसे ज्यादा है। तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो बीरेन जी, मेरा आपसे सवाल यह होगा कि सेंट्रल बैंकों की इस बड़ी मात्रा में खरीद का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंकों को क्या अंदेशा है जिसको देखते हुए गोल्ड में लगातार अपनी बाइंग बढ़ा रहे हैं? इसमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, तुर्की, रशिया, चाइना और कजाकिस्तान। ये चारों कंट्री गोल्ड में एक्सपोजर एग्रेसिवली ले रहे हैं। और ये क्लियर जो है थीम वो डी डॉलराइजेशन की है, क्योंकि इन लोगों को डॉलर में अपनी रिजर्व रखने में थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि जैसे रशिया पे सैंक्शन आ जाते हैं अमेरिका के, ये चाइना को भी शायद अंदेशा होगा। तो इसीलिए अभी बायलैटरल ट्रेड जो होगा है तो डॉलर में एक्सपोजर कम करने के लिए गोल्ड में ये लोग बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इस पर आपका क्या कमेंट होगा सर? क्योंकि आप देखिए कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग के बाद ये कहा जा रहा है कि गोल्ड के फंडामेंटल और मजबूत हो गए हैं। भाविक जी जी सही है। बीरेन जी ने जैसे कहा कि अभी जो डी डॉलराइजेशन है उसकी वजह से सारे सेंट्रल बैंक है वो अपने रिजर्व गोल्ड में बना रहे हैं। आई थिंक तुर्की 2018 के बाद पहली बार मार्च हुआ, ये मार्च में, कि जहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत सोना बेचा है। और कजाकिस्तान अगर देखें तो वो एटलीस्ट लास्ट 4 या 5 महीने से वो थोड़ा सोना अपने बेच रहे हैं। बाकी सारे सेंट्रल बैंक है, तो जैसे इंडिया भी है, यूरोप के भी काफ़ी है, तो वो सब बाय इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो रिजर्व यूजुअली हमारा फॉरेन रिजर्व होता है वो डॉलर में हो रहा है। और जैसे अभी बताया कि शायद यूएस सैंक्शन भी कर सकता है, रख सकता है, तो उसकी वजह से वो थोड़े होल्डिंग्स जो है वो गोल्ड में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से मेन पर्पस यही है कि डी डॉलराइजेशन, के जहाँ पे उनके रिजर्व जो फॉरेन करेंसी है वो गोल्ड में बाय कर रहे हैं और डॉलर में कम कर रहे हैं होल्डिंग्स। अच्छा, तो बीरेन जी आप ये जरा बताएं हमें कि क्या सेंट्रल बैंकों की, चूंकि गोल्ड सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आर्थिक स्थिरता है, मंदी को देखते हुए भी वो चाहते हैं कि उसको हेज किया जाए, महंगाई के खिलाफ हेजिंग की जाए। लेकिन क्या सेंट्रल बैंकों की खरीद का मतलब ये है कि गोल्ड का प्राइस अभी ऊपर रहेगा? जब सेंट्रल बैंक इसकी खरीदी करते हैं तो उनका तेजी मंदी से पर्सपेक्टिव नहीं है, बट स्टोर ऑफ वैल्यू, हेजिंग, डे रिस्किंग जिसको कहेंगे, कि भाई कोई एक करेंसी पे रिस्क ना हो। और खास तो ये है कि जो इंटरप्ले है और अपनी खुद की करेंसी को भी बैकिंग देने के लिए मनी सप्लाई के संदर्भ में उसमें भी वो करते हैं। ये जरूर नहीं है कि इसके कारण हमेशा तेजी बनी ही रहे, क्योंकि ये बैंकों की तो ये निरंतर प्रक्रिया है, होती रहती है। सामने प्रोड्यूसर की हेजिंग कितनी आती है,
मॉनेटरी टाइटनिंग या लूजिंग क्यूई क्यूटी, बहुत सारे फैक्टर है इसमें। अच्छा, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन ये एक बड़ा मामला ये है कि सेंट्रल बैंक इस वक्त बहुत बुलिश हैं गोल्ड पर, और ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त हैं कि किस तरह से बाइंग सेंट्रल बैंकों की हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, उनका सवाल राजेश जुड़े हैं हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए राजेश जी। सर मैं 5 लॉट गोल्ड के सेल किए हुए हैं 60,500 में। 60,500 में आपने 5 लॉट सेल किया है? यस सर। अच्छा, बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल तो ये मार्केट आज के दिन तो सीमित दायरे में रहेगा। 60,800 850 के ऊपर नहीं दिख रहा है, ना ये 60,350 300 के नीचे जाएगा, क्योंकि फेड के फैसले को देखते हुए जो स्मार्ट मनी या सीरीज मनी है वो आज साइडलाइन ही रहेगा। ठीक है, पंकज हैं आप हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर। पूछिए पंकज। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, तो कॉपर पे पहले तो राय क्या रहेगी सर की कि बाजार आगे आने वाले समय में जो ये फेड के जो है उसमें क्या रहेगा। दूसरा सर, ये जो एलएमई में है, जब एलएमई सस्टेन रहती है तो बाजार जो है 10-10 रुपए एमसेक्स ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कारण क्या रहता है? थोड़ा सा हमें जानकारी चाहिए थी सर। अच्छा सवाल पूछा आपने, बताइए बीरेन जी। कॉपर और जिंक दोनों पे मैं कहूंगा कि कॉपर काफी समय से रेंज में है, यानी 740 770 की रेंज में है, अभी अपने बॉटम के नजदीक है। जिंक काफी गिरा है, 390 से गिर के 230 235 तक आ गया। इसमें पर्टिकुलर एक डिस्ट्रेस सेलिंग हो रहा है। और अब यूरोप में जो स्पॉट प्रीमियम काफी ऊंचे चल रहे थे वो थोड़े नीचे आए हैं यूरोप में स्टैगफ्लेशन देखते हुए। जहां तक प्राइस के सवाल है तो जिंक थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी कंपेयर टू कॉपर। रेंज के हिसाब से कॉपर की 730 760 मान के चले 2-3 वीक के लिए, जिंक की 230 255 मान के चले, ये भी 2-3 वीक के लिए। अच्छा, लेकिन उनका जो एक सवाल और है सर कि एलएमई सस्पेंड होने पर इतना फ्लक्चुएशन क्यों आता है मार्केट में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये चाइना, एलएमई और इंडिया तीनों के बीच मार्केट डिस्कनेक्टेड हो गया है, जिसमें स्पेशली चाइना स्लोडाउन और एलएमई में जो लास्ट ईयर निकल का डिबेकल हुआ था, इसके बाद जिंक में भी थोड़ा कुछ ऐसा हुआ है। इसके हिसाब से बाजार ने नेचुरल प्राइस डिस्कवरी खो दी है, और वॉल्यूम तो शायद एलएमई के पिछले 15 साल के सबसे लोएस्ट है, तो थिन मार्केट में भी प्रॉपर डिस्कवरी नहीं हो पाती, ये वजह है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है मुकुल का। पूछिए मुकुल। सर मेरा सवाल ये कि मेरे पास सिल्वर है 2 बड़ी बिकी हुई, किस भाव पर? वहां से 1,000 रुपए ऊपर आ चुकी है। किस भाव पर आपने लिया है? सर मेरा जो सिल्वर बिका हुआ है ना, किस भाव पर? मेरा सिल्वर बिका हुआ है 74,900 पे। 74,900 पे, अच्छा। तो भाभी जी अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, फेड के फैसला आने वाला है तो कहीं भी जा सकती है, बट एक बार ये ज़रूर है कि इनफैक्ट फेड के फैसले के बाद भी अगर रैली होगी तो पहले एक बार करेक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक भी लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वापस 74 800 900 के करीब आती है तो आपकी जो पोजीशन है वो निकल जाइए, ज़्यादा ना रहे, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि फेड एक ही बार रेट हाइक करेगा और पॉज करेगा, और अगर पॉज करेगा या कोई भी कमेंट्री देगा पॉज की, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में रैली देखने को मिल सकती है। तो एक बार अगर शॉर्ट में नीचे करेक्शन आता है, प्राइस के नज़दीक आता है, तो एक बार निकल जाइए। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का। पूछिए रोहित जी। रोहित जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं नेचुरल गैस की कह रहा था सर। मैंने नेचुरल गैस 190 पे बाय कर रखी है सर। 190 पे आपने नेचुरल गैस में बाइंग की है? जी सर। ठीक है, तो क्या सुझाव आपका भाविक जी? 190 पर इनकी बाइंग है, भाव तो नीचे आ गया 180 के भी नीचे, क्या करना चाहिए इनको? एक बार 174 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए, क्योंकि अभी भी नेचुरल गैस में जो है वो फंडामेंटल्स थोड़े वीक ही है।
बट क्योंकि प्राइसेस ओवरसोल्ड जोन में है तो यहाँ से लग रहा है कि एटलीस्ट 195 तक एक एटलीस्ट छोटा सा करेक्शन अपसाइड एक दिख सकता है। तो मैं बोलूँगा कि 174 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के अगर वापस 190 के करीब आता है तो आपकी जो बाय पोजीशन है वो निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पंकज हैं हरियाणा से। पूछिए पंकज जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। इंटरडे में नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए सर? अच्छा, अभी एनजी पर ही हम बात कर रहे थे। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है सर इंट्राडे के लिए एनजी में? करंट लेवल से बाय करना चाहिए, 173 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और रात को जो भी प्राइस है उस पर एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इस पर आप नज़र रखिए कि अभी आपको करना क्या है। नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है गुजरात से। पूछिए सुल्तान। हाँ जी, सवाल मेरा बीरेन जी से है। अगर ये मॉनसून वीक रहता है, एल नीनो आ जाता है, तो क्या कपास खली के कुछ फंडामेंटल बदल सकते हैं या तेज हो सकता है मार्केट? बताइए बीरेन जी। कॉटन केक पे फंडामेंटल अभी काम नहीं कर रहे हैं। इसका एक वजह यह है कि वैसे इसकी जो जिसको एडल्ट्रेशन वाला एक इश्यू है उसके कारण इसमें परमानेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन आ गया है। ठीक है, अगला सवाल जोधपुर से आ रहा है। पूछिए, चंद्रशेखर हैं। पूछिए चंद्रशेखर जी। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ, मैं कह रहा था कि मेरे को हाजिर में गोल्ड लेना है, तो मुझे क्या करना चाहिए या इसमें लेना चाहिए? हाजिर में गोल्ड आपको लेना है, ठीक है। तो बीरेन जी, क्या हाजिर मतलब हाजिर में गोल्ड लेना ठीक है अभी इस भाव पर? इन्वेस्टमेंट के होराइजन पे डिपेंड करता है। अगर 2-3 साल का होराइजन है तो किसी भी भाव पे गोल्ड बेटर है। अगर इस छोटी अवधि का है, मीन्स 4-6 महीने का है, तो रुकना चाहिए। फेड की मीटिंग के बाद थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है फरहान का, रामपुर से है। पूछिए फरहान। सर जी वीरेंद्र वकील सर से सवाल है कि मेंथा ऑयल के अंदर सीजन से पहले तेजी आएगी या नहीं, सीजन के बाद आएगी, कब तेजी आएगी, कुछ न कुछ बढ़ेगा यहाँ से या नहीं बढ़ेगा, या पूरे साल ऐसे ही रहेगा? 2022 गुजरेगा, कुछ नहीं बढ़ा, और 2021 सब ऐसी गुजरेगा, तेल नहीं बढ़ रहा, मेंथा का सब कमोडिटी बढ़ रही है गिरी। बताइए बीरेन जी, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसमें वॉल्यूम गायब हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट इतना कम है इसका, और बाजार में तेजी के लिए मनी यानी रॉ मटेरियल पैसा है, वो पैसा नहीं है तो तेजी नहीं आ पाती। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कुछ और कमोडिटी की। बीरेन जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा जीरे पर। जीरे में क्या चल रहा है सर अब? जीरे में काफी फैंटास्टिक मोमेंटम है और ऑल मनी लीड्स टू रोम वाली बात है। मींस पूरा का पूरा पैसा एग्री सेक्टर में जीरे में जा रहा है। दूसरी कमोडिटी का वॉल्यूम भी जीरा खा गया, अभी तो वो हालात है। सर आप अपना पैसा निकाल के तो ग्वार में लगा दीजिए कम से कम बीरेन जी। मैं तो पैसा वाला नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास बंदा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। अगला सवाल है पवन का, हरियाणा से जुड़े हैं। पूछिए पवन जी। हाँ जी जी पूछें। हाँ सर, मेरा वकील साहब से सवाल है गुआर पे और धनिया पे। गुआर धनिया पर क्या जानना चाहते हैं आप? सर क्या होगा आगे 1-2 महीने के अंदर? अच्छा भाभी जी, आप बताइए जरा क्या होगा गुआर में और कोरिएंडर में भी 1-2 महीने में? देखिए, गुआर में तो मुझे लग रहा है कि अगर रेनी सीजन की एक बार बात हो, एक बार पता चले कि नॉर्मल आने वाला है या कम होने वाला है, तो इस हिसाब से गुआर में प्राइसेस फ्लक्चुएट होगी। आई थिंक अभी तो 1-2 महीने में तो मुझे लग रहा है 54 से 5700 का एक रेंज में ही रहेगा। और धनिया की बात करें तो 1-2 दिन में हमने देखा है कि मसाला पैक में, स्पाइस पैक में एटलीस्ट थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा अपसाइड दिखेगा। मे बी 68-7200 तक ही लग रहा है, क्योंकि इस बार जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ही है। तो 7200 का अपसाइड का लेवल मान के चल सकते हैं 2-3 महीने के लिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर संजय हैं। पूछिए, इंदौर से जुड़। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था सर, इंडिया में जो कॉटन का प्राइस 63,000 है, ये पूरे वर्ल्ड में मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा है।
अच्छा, मतलब यूएस या चाइना के कंपेयर यूएस में 55,000 का रेट है, चाइना 55,000 है, इंडिया 63,000, ऐसा क्यों है? बताइए वीरेंद्र जी, ऐसा क्यों? इंडियन वेजेस काफी मजबूत है। वर्ल्ड में चाइना में काफी कॉटन है, तो चाइना की डिमांड बेहद कमजोर है और ये हमारे यहाँ रॉ कॉटन की सप्लाई काफी है, प्रेसिंग कम है, इसलिए ये एक प्रीमियम बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।